हाय सो दिस इज सी सेट क्लास नंबर 32। आज हम पढ़ेंगे एज, साइंस, मैट्रिक्स, मिसिंग कैरेक्टर एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। दिस इज प्रीलिम्स 2022 सी सेट क्रैश कोर्स। इसके पहले हमने बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल मेंटल एबिलिटी में आज ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनको आज हम कवर करेंगे। एंड विद दैट हमारा ये पूरा पोर्शन अब कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लासेस में आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस जिसका आप ट्राई करना, सॉल्व करना। इससे सारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट। सेकंड, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 टू 2022 ये भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारा सी सेट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और 66 प्लस मार्क्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आज ये फाइनल 5 टॉपिक्स देखते हैं अलोंग विद दिस वन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं एज का। एज जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर। 21 ईयर। सो व्हाट इज दिस 21 ईयर? दिस इज एज ऑफ द कैंडिडेट। So time passed since birth is known as age. Time passed since birth is known as age. Age clarify करता है एग्जैक्ट डेट और ईयर ऑफ बर्थ। तो ये इस टाइप के अब हम सवाल देखते हैं एज रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। प्राइमरली 2 चीज हमें पता होना चाहिए, एक तो बिफोर द ईयर और एक आफ्टर द ईयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे बोला गया है कि वॉट वॉज एज बिफोर 7 ईयर। बिफोर 7 ईयर जैसे आज की एज है से 24, तो बिफोर 7 ईयर्स अगर जब भी आता है तो हम इससे -7 करते हैं, तो 24 -7 करेंगे, सो दैट विल बी से 17। अगर आफ्टर 7 ईयर्स होता तो 24 + 7 करते हैं हम, एंड दैट इज इक्वल टू से 31। तो हमेशा ये याद रखना है बिफोर है या आफ्टर है। एज रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए 2 हमें चीजें याद रहनी चाहिए। पहला, जो भी डेटा दिया हुआ है यहाँ पे उसको आप लिखो। नंबर 1 रूल होता है जनरल मेंटल एबिलिटी का कि जो भी टेक्स्ट दिया है, वर्बल एबिलिटी ऐसे जो भी दिया हुआ है उसको मैथ्स के फॉर्मेट में या फिर एक विजुअल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। जैसे ही आपने उसको लिख लिया, सब कनेक्टिंग द डॉट्स होने लग जाता है और फिर पिक्चर क्लियर हो जाती है। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट, जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको लिखो। सेकेंड स्टेप इसमें ये याद रखना है कि आज की डेट को हम प्रेजेंट एज से अज्यूम कर लेते हैं x। अब हम आगे जाएंगे तो +7, पीछे जाएंगे तो -7। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, सारे सवाल बहुत इजीली हो जाते हैं। सी, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। अब जहां भी रेशियो लिखा होता है इसका मतलब है वो रिलेटिव दिया हुआ है कि अगर अरुण की एज 4x है तो दीपक की एज 3x होगा, तो इनका रेशियो 4:3 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अरुण की एज 4 है और दीपक की एज 3 है। दिस इज लाइक इन दोनों की एज का रेशियो 4:3 है। जैसे कि ये 12 हो सकता है ना, 4 × 3 12, और ये 3 × 3 9। 12 ईयर्स है और 9 ईयर्स है, तो इनका रेशियो कितना हो गया? दिस 3 × 4 एंड 3 × 3, दिस इज 4:3। सो रेशियो दिया होता है वो एग्जैक्ट डेट नहीं होती, वो रिलेटिव बताता है। तो जब भी ऐसा रेशियो का सवाल आता है उसको x से अज्यूम करो, 4x और 3x ये दोनों की एज हो गई। आफ्टर लिखा हुआ है 6 साल ऐड कर दो। तो पहले डेटा से हमने क्या किया, 4x दीपक का है, 4x अरुण का है और 3x दीपक का है। आफ्टर 6 ईयर अरुण एज विल बी 26 ईयर, तो 6 साल आफ्टर ऐड करो। अभी अरुण की एज थी 4x, इसमें 6 साल ऐड करो तो ये हो गया 26। अब इससे x की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल लीनियर इक्वेशन। x की वैल्यू आते ही आप एज बता पाओगे, अरुण की 4x हो जाएगी, दीपक की 3x हो जाएगी। तो 3 × से x की वैल्यू 5 आई तो वो हो जाएगा 15 साल। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दैट x फाइंड आते ही आप एग्जैक्ट डेट बता पाओगे इस टाइप के सवालों। एक सवाल आते हैं जैसे इफ एज ऑफ अ मैन, द एज ऑफ अ मैन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन्स। तो लेट अस अज्यूम एज ऑफ 2 सन्स कितना है, x है। ओके, तो मैन का एज कितना हुआ, सन्स का एज कंबाइंड एज x है, तो मैन का एज कितना हो गया, मैन का एज हो जाएगा 3 टाइम्स 3x हो गया। बस पहला इक्वेशन बन गया। हिज एज विल बी डबल द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन्स आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स 5 साल बाद।
तो 5 साल बाद मैन का एज कितना होगा 3x प्लस 5 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स एज ऑफ द सन्स। अब यहाँ एक ट्रिक है, एक पॉइंट है जो हमें नोट करना है। यहाँ जो x हमने लिखा था वो कंबाइंड एज था दोनों सन्स का। 5 साल बाद पहले सन का एज 5 साल बढ़ा, 5 साल बाद दूसरे सन का एज भी 5 साल बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया कंबाइंड एज 10 साल बढ़ा। 10 साल पहले 5 साल फर्स्ट पर्सन लाया, फिर 5 साल सेकंड पर्सन लाया, तो 10 टोटल हो गया। तो 2 टाइम्स वी विल से x प्लस 10। बस सॉल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आते ही फादर की वैल्यू 3x हो जाएगी, तो 3 इंटू 15 दैट इज 45। तो ये याद रखना है एज का कितना टोटल हो रहा है, एज पीछे जा रहे हैं तो कितना कम हो रहा है, कितने लोगों की एज टोटल हो रही है। बस इससे ये सारे सवाल बहुत इजीली हो जाते हैं। अब जैसे ये है, इन अ फैमिली अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर। द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर एंड द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ हिज मदर। द वाइफ इज 9 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड एंड द ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। सो व्हाट इज द एज ऑफ मदर? मदर का एज पूछा है तो मदर की एज को ही हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स। अब मदर की एज एक्स है। अब इस डेटा से हम बाकी की इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे कि एक डेटा ये दिया है कि द वाइफ इज 9 ईयर्स यंगर टू हर हस्बैंड। तो अगर वाइफ की एज एक्स है तो उसका हस्बैंड उससे 9 साल बड़ा है, तो हस्बैंड की एज कितनी हो गई? हस्बैंड मतलब जो फादर है इस फैमिली में, उसकी एज हो गई एक्स प्लस 9। तो मदर की एज थी एक्स, फादर की एज हो गई एक्स प्लस 9। अब बाकी डेटा क्या दिया हुआ है? एज ऑफ फादर 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर है, एज ऑफ सन हाफ ऑफ हिज मदर है। अब मदर की वैल्यू एक्स थी एज, तो सन की एज कितनी हो गई? एक्स बाय 2। ऐसे करके हमें जो भी डेटा होता है ना उसको मैथ्स में लिखो। सबसे कॉमन मिस्टेक यही करते हैं स्टूडेंट्स, वो वर्बली ओरली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी डेटा लिखा है उसको रिप्रेजेंट करो, लिखो। लिखते ही आपका एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, सिली मिस्टेक नहीं होगी। एक्स लिखा, फादर एक्स प्लस 9 हो गया, सन एक्स बाय 2 हो गया। अब सन का एज आते ही एक्स बाय 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डॉटर है एज ऑफ सन हाफ ऑफ हिज मदर है, वाइफ 9 ईयर यंगर टू हस्बैंड है, ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। अब ये याद रखना है, ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। तो ब्रदर जैसे सन एक्स बाय 2 है और ये 7 ईयर्स बड़ा है, तो सिस्टर की एज कितनी हुई? एक्स बाय 2 माइनस 7 कर देंगे। बस सारी इक्वेशंस बन गई। अब कंडीशन पहली क्या दिया था कि फादर की एज 3 टाइम्स है दैट ऑफ हिज डॉटर। तो फादर की एज है एक्स प्लस 9, डॉटर की एज है एक्स बाय 2 माइनस 7 और x प्लस 9 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x बाय 2 माइनस 7। सॉल्व इट, x इज इक्वल टू 60। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, बस जो चीज लिखा हुआ है उसको आप सिस्टमैटिकली, मैथ्स में सिस्टमैटिक होना बहुत जरूरी है। सिस्टमैटिकली आप उसको ऐसे लिखते जाओ, कॉपी में लिखो, राइट करो, और जैसे ही आप ये लिख लोगे आपको आंसर सामने नजर आने लग जाएगा। ओके, देन प्रेजेंट एज ऑफ अनुपम एंड राजू इज इन द रेशियो 5:4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली जब भी लिखा होता है तो पहले का पहला है, दूसरे का ये सेकंड है, बिकॉज रेस्पेक्टिवली लिखा है। तो अनुपम इज 5 एंड राजू इज 4। 3 ईयर हेंस, हेंस भी मतलब बाद में, रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:9। ये नया रेशियो होगा। तो व्हाट इज द राजूज प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज क्या होगा? तो लेट अस अज्यूम कि प्रेजेंट एज जो है, अनुपम की प्रेजेंट एज हो गया 5x, राजू की जो एज हो गया वो हो गया 4x। रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो है, रिलेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है। तो 5x हो गया अनुपम का, 4x हो गया राजू का। अब लिखा है 3 साल बाद, तो इस 5x में 3 ऐड करो, 5x प्लस 3 ईयर अनुपम की एज हो जाएगी। 4 में 3x ऐड करो तो 4x प्लस 3 राजू की एज हो जाएगी। अब 3 साल बाद की एज हमें पता चल गई अनुपम और राजू की। अब कंडीशन क्या दिया है? दोनों का रेशियो है 11:9। बस 5x प्लस 3 अपॉन 4x प्लस 3 इज रेशियो इज इक्वल टू 11/9। तो x आ जाएगा 6 ईयर। तो राजू इज 4x, मतलब 4 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 24 ईयर। बहुत आसान होते हैं, इसमें गलती बस यही करते हैं स्टूडेंट की इस डेटा को मैथ्स में लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। नो, एक एक लाइन को मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिखो एंड यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक। सेकंड, जो साइंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ये प्राइमरली 2011, 12, 13 में ज्यादा आए थे, उसके बाद इतने नजर नहीं आए, बट हमें पता होना चाहिए। प्राइमरली जैसे सन की जो रेज है, लाइट है, वो कैसे ट्रेवल करती है? लाइट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो वो किस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है। जैसे एक सवाल आया था, ये मिरर है,
ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हो गई नॉर्मल। अब लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अब डायरेक्शन सेंस तो हमें टिप्स पे पता होना चाहिए, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। हमेशा व्हाट आई ट्राई टू डू कि इसको इंडिया के मैप से लिंक कर लेता हूँ। नॉर्थ मतलब यहाँ पे से जम्मू एंड कश्मीर, साउथ मतलब दिस केरला कन्याकुमारी, ईस्ट मतलब ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, और ये वेस्ट मतलब हो जाएगा गुजरात। अब बस ये मैप इंडिया का अज्यूम कर लो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, मतलब नॉर्थ ईस्ट से, दिस नॉर्थ ईस्ट से रे आई और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन हमेशा इन दोनों के रेफरेंस में बताया जाता है। जैसे ये होगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते हम, इसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसे नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। सिमिलरली साउथ ईस्ट बोलते हैं और साउथ वेस्ट बोलते हैं। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज सी, जो है नॉर्थ वेस्ट में ऐसे मूव हो जाएगी। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ये भी 2011 का सवाल है। जैसे इसमें एक फिगर दिया हुआ है, दिस इज अ फिगर, ये मिरर है, रे ऐसे आई, यहाँ पे रे ऐसे आई, दिस इज द रे इनकमिंग। अब आप बताओ फाइनल रे कैसे जाएगी, वो परपेंडिकुलर टू एस होगी, 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ एस होगी, अपोजिट एंड पैरेलल टू एस होगी, या 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ एस होगी। अब जैसे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं ना, ऑप्टिक्स में जैसे ये होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है ना, यहाँ नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सरफेस के, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब यहाँ ये रे ऐसे जाएगी और फिर ऐसे करके ये ऐसे कुछ मूव होगी। अब जैसे यहाँ ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये सरफेस से, तो ये भी 90 डिग्री से ऐसे आएगी और ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री में मिलेगी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अब ये थीटा है तो टोटल 180 डिग्री होता है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, तो दिस विल गो लाइक दिस। तो ये जो होगा ना, ये जो दोनों होगा ऑपोजिट होगा। सबसे पहले तो ऑपोजिट होगा, इनकमिंग ऐसे थी, ऐसे टकरा के वो ऐसे जाएगी, तो ये रे ऐसे आ रही थी, ये रे ऐसे जा रही थी। आपने ऑपोजिट बता दिया तो आप सही आंसर पे आ जाओगे, ऑपोजिट हो, एंड ऑब्वियसली ये पैरेलल भी होगी टू द डायरेक्शन ऑफ एस, सो सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे शुरुआत में सवाल आए बट फिर अब ये आना बंद हो गए। अब सेकंड जो आते हैं ये काफी रिपीट हुए हैं कि मिसिंग फिगर बताना होता है हमें। ऐसे नंबर में यूजुअली हमें देखना चाहिए कोई एक पैटर्न होता है, बट इसमें भी एक चीज ध्यान रखना है, अगर शुरू में क्लिक नहीं कर रहा है ना तो डू नॉट वेस्ट टाइम। हो सकता है वो बहुत आसान है बट आपको क्लिक नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। क्लिक कर रहा है इट इज गुड, कई बार नहीं होता है क्लिक, समझ नहीं आता है क्या पैटर्न है, डिटेक्ट नहीं हो रहा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सी सेट का नंबर 1 रूल यही होता है, बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चंस बनेंगे। इन दी एंड हर क्वेश्चन केवल और केवल 2.5 नंबर का है और आपको 66 नंबर लाने हैं, तो लो हैंगिंग फ्रूट्स पहले ले लो, जो बन रहे हैं वो पहले ले लो। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कट ऑफ क्लियर करना, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कट ऑफ क्लियर करना। ओके, ईगो कभी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मिसिंग नंबर बताओ। अब जैसे 2, 80, 6, 24 है, कोई पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, डिवाइड करके देखते हैं। 2/80 क्या हो गया, 1/40 हो गया। 6/24 कितना हो गया, 1/4 हो गया, है ना, तो 6/24 1/4 हो गया। तो अगर 3/120 देख रहे हैं तो ये भी 1/40 हो रहा है, मतलब इन दोनों में सिमिलैरिटी होगी डिवीजन वाली। 2/80, 3/120। अगर इन दोनों में देखें अपन तो क्या हो रहा है, 6/24 दैट इज 1/4, तो यहाँ पे भी 1/4 ही होना चाहिए था, मतलब 9/36 होगा, यहाँ 9 रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, तो 9 शुड बी द मिसिंग नंबर, 9 इज द आंसर। ओके, अब जैसे ये बताओ, एग्जामिन द फॉलोइंग 3 फिगर्स इन विच द नंबर फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न। अब यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, सी। तो देखो 84 है, डिवाइड फिर से करके देखते हैं। 84/14 करते हैं तो क्या आया, 7 आया, 7 आया। ओके, 81/18 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। 88 अब दिस क्या होगा यहाँ पे, ओके हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, देखो 84 और 12 को डिवाइड करो तो 7 आया, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 आ गया। 81 को 9 से डिवाइड करो तो क्या आया, 9 आया, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आ गया। सी पैटर्न दिख रहा है। 88 को 11 से डिवाइड करो तो क्या आया, 8 आया। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आ जाएगा, सो द राइट आंसर इज 16।
तो ऐसा लॉजिक लगाना पड़ता है यहाँ पे। यूजुअली नंबर्स को देखा करो, जब भी डिवीजन वगैरह हो रहा है ना तो कुछ मल्टीपल्स आपको क्लिक करेंगे, जैसे 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 11 और 88 भी डिवाइड हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब एक कुछ ऐसे सवाल आते हैं। फिगर मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ऐसा एक मैट्रिक्स बना हुआ है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। एक पैटर्न दिखेगा आपको, वो कैसे मूव हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स आएंगे। जैसे ये एक फिगर दिया हुआ है, कंप्लीट करना है मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। पहला यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 3 डॉट्स है, फिर 3 डॉट्स है, फिर 2 डॉट्स है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जो ग्रिड है मूविंग लेफ्ट टू राइट, सर्कल डिक्रीजेस बाय 1। लेफ्ट टू राइट में सर्कल डिक्रीज हो रहा है 1। जैसे यहाँ 4 सर्कल थे, यहाँ 3 सर्कल हुए, यहाँ 2 सर्कल हो गए, इधर 3 थे, फिर 2 थे, फिर 1 थे, यहाँ 2 था, फिर 1 था, तो यहाँ तो 0 सर्कल होगा, मतलब इधर सर्कल नहीं आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें सर्कल नहीं है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। ऐसे आपको ट्रिक से देखना पड़ेगा। ट्राइंगल देखो बढ़ते जा रहे, 2 थे, 3 थे, 4 हो गए, 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे एक भी ट्राइंगल किस तरीके से होगा, से यहाँ पे 2 ट्राइंगल होगा, फिर यहाँ पे जैसे 1 ट्राइंगल हुआ, फिर दिस इज नेक्स्ट। तो इस तरीके से यू विल हैव टू थिंक। सर्कल में यहाँ पे अगर हम प्राइमरली देखें तो ए शुड बी द राइट ऑप्शन, ए शुड बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पर इस जगह पे हमें बताना है 2 सर्कल, 1 सर्कल, 0 सर्कल, यहाँ पे 0 ट्राइंगल है, फिर 1 ट्राइंगल है, फिर यहाँ 2 ट्राइंगल आएंगे, तो सी ए इज द राइट ऑप्शन। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में भी क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो हमें जिसको हम कॉमन सेंस बोल देते हैं, वो चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। जैसे डायरेक्शन हुआ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। अगर इस तरीके से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये राइट है, यहां जा रहे हैं तो लेफ्ट है। तो ये एक तरीका आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन का सेंस। रोटेशनल का होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव होती है वो क्लॉकवाइज होता है, घड़ी जिस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। पोजीशन ऑफ डिजाइन में अक्सर ऐसे 4-5 ऐसे आपको फिगर्स दे दिए जाते हैं, और हर एक फिगर की लोकेशन में कोई चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एक लोकेशन ये होती है, एक ये ऐसे करके यहाँ लोकेशंस रहती है। तो इन लोकेशंस को क्लोजली मॉनिटर करना है, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, इनका पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, तो ये पोजीशंस होती है। देन एक होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसे अगर यहाँ भी देखें तो ये अगर 4 क्वाड्रेंट है तो सिर्फ 90 डिग्री के एंगल में, ये हाफ हाफ हो जाता है तो 45 डिग्री में। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है टूवर्ड्स क्लॉकवाइज मूव हो रहा है या टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, दैट्स ऑल। मूवमेंट ऑफ डिजाइंस थ्रू डिस्टेंस भी होता है, जैसे B टू C गया, C टू D गया, D टू A, हाफ इधर गया, हाफ लेफ्ट गया, बस इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और जो सवाल दिया है उसको बहुत क्लोजली हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है, दैट्स ऑल। जैसे कि ये देखते हैं, अब देखो विच फिगर जो है आंसर फिगर विल कंटिन्यू द सीरीज ऑफ प्रॉब्लम फिगर। नेक्स्ट क्या आएगा आपको बताना है, अगला क्या होगा। तो देखो यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है। यहाँ ट्राइंगल था, फिर अगले में ट्राइंगल इधर आ गया, फिर यहाँ एक सर्कल आया तो वो इधर आ गया सर्कल नेक्स्ट में। अब यहाँ जो है वो इधर आ गया, जेड जो है वो इधर आ गया। अब जो स्टार है तो वो यहाँ आना चाहिए ना, एक एक ऊपर जा रहा है तो स्टार यहाँ पे आना चाहिए। 2 जगह स्टार है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो गए। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे स्टार आ रहा है, ओके, स्टार आ रहा है। अब स्टार आ रहा है और साथ ही साथ दिस स्टार आ रहा है यहाँ पर, और देन इसके बाद क्या हो रहा है, ये पैटर्न पूरा चल रहा है, दिस एंड स्टार, जेड एंड यहाँ पे स्टार, और यहाँ पर एक सक्सेसिव नेक्स्ट डिजाइन यहाँ पे आएगा। बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट डिजाइन क्या आएगा, जैसे यहाँ पे ये क्रॉस दिया हुआ है ना, न्यू डिजाइन इज एडेड, बट वी कैन नॉट से कि नई डिजाइन यही होगी। सो डी इज द राइट आंसर, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, प्लस सिंबल शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में, ओके, एंड न्यू डिजाइन इज एडेड ऑन द राइट हैंड साइड इन ईच स्टेप। सो द राइट आंसर हियर इज डी। ये यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट होगा वो ये होगा, डी होगा नेक्स्ट। Then which figure from another answer figure will replace the question mark? अब इसमें भी केयरफुली ऑब्जर्व करना है बस पैटर्न को, इन लोकेशंस को देखते जाओ। और ऐसे सवालों में भी ना
सबसे एक ट्रिक होती है कि जो ABCD दिया हुआ है ना, इनको साइमल्टेनियसली एलिमिनेट भी करते जाओ, इनमें देखते जाओ इनमें क्या चेंजेस आए। जैसे देखो ये सब जगह सेम है तो हम इसको ध्यान ही नहीं देंगे, टॉप वाले को ध्यान नहीं देंगे। ये भी सब जगह सेम है, इधर भी ध्यान नहीं देंगे। ये भी सब जगह सेम है, ये भी ध्यान नहीं देंगे। केवल इन दोनों में चेंजेस आ रहे हैं तो हम प्राइमरली इन दोनों में ही फोकस करते हैं, इन दोनों में, क्योंकि सारे ऑप्शंस में ये दोनों ही चेंज आ रहे हैं। अब इनमें फोकस करते हैं। अब जैसे पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया है ना, तो मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है ये दिस। अब ये ऐसा है तो ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये दिस विल गो लाइक दिस, तो दिस विल गो लाइक दिस, मतलब ये और ये ऑप्शन गए। सी आसान हो गया ना, सारे नहीं ट्रेस कर रहे हैं हम, केवल ये देख रहे हैं। तो पहले से हमें दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हम दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला। यहाँ पे ऐसा था, फिर जो नेक्स्ट हुआ तो ये क्या हुआ, ये इमेज वाटर इमेज बन गया। देखो ये यहाँ से ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया इधर। तो अगर इसका भी वाटर इमेज बनेगा इस वाले का, तो क्या होना चाहिए, ये वाला जो ऑप्शन है ऊपर का पास नीचे, मतलब इस एक्सिस पे इन्वर्ट करना है, ऐसे इन्वर्ट करना है। तो कैसे इन्वर्ट होगा, ये बन जाएगा दिस बी नहीं बनेगा। देखो यहाँ डायरेक्शन ऐसे नहीं आएगा, देखो ये ऐसे नहीं बनेगा। हमको वाटर इमेज बनाना है, वाटर इमेज आगे मैं बताता हूँ, ये वाटर इमेज है तो दिस विल कम। सो सी इज द राइट ऑप्शन। बड़े आसान होते हैं ये, गलत नहीं होने चाहिए, लो हैंगिंग फ्रूट्स है। ऑड वन आउट बताना, ये तो बहुत ही आसान होता है। देखो इसमें कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, 6 लाइंस हैं। इधर कितनी लाइंस है, 1 2 3, इधर भी 6 लाइंस हो रही है। यहाँ पे कितनी, ये पेंटागन हो रहा है, इधर 5, ये तो ये ऑड वन आउट हो गया। सो डी इज द राइट आंसर। ओके, अब जैसे यहाँ ऑड वन आउट बताओ, काउंट कर लो कितने कितने फिगर्स हो रहे हैं। 7 है ना, 7। देन यहाँ पे तो ज्यादा लग रहे हैं इस वाले में, इधर 9 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो दिस इज ऑड वन आउट। ए इज द ऑड वन आउट। अब जो मैं इमेज बता रहा था उसमें 2 इमेज याद रखना है, एक तो मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। मिरर इमेज, जैसे आप मिरर में सामने खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। तो मिरर इमेज जो होती है, जैसे ये एक मिरर इमेज है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, RHS इज इक्वल टू LHS करना है। तो मिरर होगा तो ये जो पार्ट है इसको ऐसे फ्लिप कर दो, यूं ऐसे फ्लिप कर दो, तो फ्लिप करते ही आपका ये वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में जो वर्टिकल होता है वो वैसा का वैसे ही रहता है। वर्टिकल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लोअर अपर पार्ट कांस्टेंट होते हैं, बस लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। और वाटर इमेज में लेफ्ट और राइट कांस्टेंट होते हैं और अपर और लोअर पार्ट चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ये मिरर इमेज है, अब ये लेफ्ट एंड राइट सेम होगा तो दिस विल गो लाइक दिस विल गो लाइक दिस, ऐसे करके जाएगा, फिर ये लाइन आएगा, फिर यहाँ पे एक ऐसा होगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, तो दिस विल गो लाइक दिस। सो सी विल बी द राइट आंसर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बस सेम करना है मिरर में। मिरर में अगर कुछ बताया नहीं गया तो हम अज्यूम यही करते हैं कि मिरर राइट साइड में ऐसे रखा हुआ है। मिरर इमेज में जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हो जाएगा, इसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अपर और लोअर पोर्शन में कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन में अगर अपर और लोअर चेंज हो रहा है और अगर मिरर को बॉटम पे रख दिया गया है तो वो फिर वाटर इमेज कहलाएगी। वाटर इमेज ऐसा होता है, जैसे आप पानी में देखते हो वाटर इमेज होता है, तो ये वाटर इमेज में देखो सिमेट्री अक्रॉस दिस एक्सिस बन रही है, वाई एक्सिस बन रही है दिस, तो ये सिमेट्री बनती है वाटर इमेज में। वाटर इमेज में तो कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, वाटर इमेज में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सेम होगा और जो अपर एंड लोअर पोर्शन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये वर्टिकल इन्वर्जन कहलाता है। दिस इज वर्टिकल इन्वर्जन। नाउ सी, जैसे ये दिया हुआ है, आप इसको कैसे करोगे, यूं इस टाइप से है ना। अब इसको हमें वाटर इमेज बताना है, तो वाटर इमेज मतलब यहाँ के रेस्पेक्ट, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करो, दिस विल गो लाइक दिस, फिर दिस विल गो लाइक दिस, फिर दिस विल गो लाइक दिस, फिर यहाँ ऐसे डॉट, फिर ये इस टाइप से इमेज बन जाएगी। ए इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज वेरी वेरी इजी। कई बार होता है कि एम्बीडेड फिगर बताने हैं हमको। एम्बीडेड फिगर मतलब क्या होता है, जैसे ये एक्स है, क्या एक्स इसमें आपको दिख रहा है, किन्हीं फिगर्स में दिख रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने का सबसे प्रोमिनेंट चीज होता है एलिमिनेट करो। जैसे यहाँ एक लाइन दिख रही है क्रॉस, ऐसा, ये क्रॉस लाइन यहाँ पे दिखी नहीं दिखी, ये नहीं होगा। यहाँ तो है क्रॉस लाइन, यहाँ क्रॉस लाइन दिखी नहीं दिखी, तो ये नहीं होगा। तो देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तुरंत। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करती है, आपकी एक्यूरेसी 50% बढ़ गई। अब केवल 2 में ही आपको बताना है। तो ये और ये दिख रहा था, मतलब दिस इज ओके। अब जैसे ये फिगर देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक ऐसे करके ऐसे भी लाइन आ रही है, इधर ड्रॉ हो सकता है,
नहीं हो सकता। तो अब बी भी गया, दिस भी गया, दिस भी गया, डी इज द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। ऑलवेज एलिमिनेट, जितना एलिमिनेट करेंगे उतना ही आसान होता जाता है। साइमल्टेनियसली एलिमिनेट। कई बार आता है काउंटिंग द नंबर ऑफ फिगर्स। इसमें काउंटिंग का जब भी सवाल आता है कि इसमें कितने रेक्टेंगल बनेंगे, पैरेललोग्राम बनेंगे, लाइक दैट, तो हमेशा उसको नंबर कर लो। सबसे अच्छा तरीका होता है सेफ चलो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे पॉइंट्स कर लो। अब बस यहाँ पे आप ट्राइंगल्स फाइंड करते जाओ, उसको लिखते जाओ। उससे क्या होगा, आपको रिपीटेशन नहीं होगा, पता चल जाएगा। मुश्किल से इसमें कितने 15 16 17 18 ही है। आपको ये लिख लिख के कर लो, वो कई बार ज़्यादा वर्क करता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। आप लिख लिख के कर लो। जैसे इसमें पूरे आप लिखो, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया। पर ऐसे गिन रहे हैं तो हम भूलते जाएंगे। आइडिया इज आप इसको लिखो, ए एफ सी, ए एफ बी, बी जी एफ, इस तरीके से आप लिखते जाओ सारा, तो आपका ये बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, अब एक सवाल आता है फॉर्मेशन ऑफ फिगर। फॉर्मेशन ऑफ फिगर, इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी जॉइन टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बनाना है हमको रेक्टेंगल बनाना है, और कैन बी फॉर्म अ रेक्टेंगल, कंप्लीट करना है फिगर को। ऑल राइट, तो रेक्टेंगल मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ दोनों बराबर बराबर हो जाए। ओके, तो अब कैसे बनाए, हमारे पास ये टुकड़े रखे हुए हैं, तो एक एक ले लेते हैं अपन से, दिस वन, वन को हम ऐसे अरेंज कर देते हैं। फिर एक हमें दिख रहा है फिफ्थ, फिफ्थ कुछ इस टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे वन लग जाएगा और एक ऐसे ट्राइंगल हो जाएगा, तो इससे रेक्टेंगल बन सकता है ना। तो फिफ्थ बीच में लगा दो, थर्ड यहाँ पे लगा दो, तो राइट आंसर इज 1 3 एंड 5। सी, वेरी इजी फॉर्मेशन ऑफ फिगर। अब आते हैं आरसी में। एक मेल टाइगर है, वॉज रिमूव फ्रॉम पेंच टाइगर रिजर्व एंड वॉज रिलोकेटेड इन पन्ना नेशनल पार्क। लेटर दिस टाइगर ट्रैक टूवर्ड्स हिज होम 250 माइल्स अवे। टाइगर बहुत स्मार्ट होता है, उसको पता है कहाँ जाना है, डायरेक्शन सेंस। वो वापस चला गया अपने घर, 250 माइल वापस चला गया। द ट्रैक ऑफ सॉलिटरी टाइगर हाईलाइट्स अ क्राइसिस। अब एक प्रॉब्लम है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स वाले एग्जिस्ट करते हैं एज आइलैंड्स ऑफ फ्रेजाइल हैबिटेट इन अ वास्ट सी ऑफ ह्यूमैनिटी। हम ये समझते हैं टाइगर यहाँ है तो वो वापस नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइगर को बहुत बड़ी रेंज चाहिए। टाइगर कैन रेंज ओवर 100 माइल्स सीकिंग प्रे, मेट्स एंड टेरिटोरी। तो उसको बहुत बड़ा रेंज चाहिए शिकार करने के लिए, प्रे करने के लिए, घूमने के लिए, मेटिंग के लिए, टेरिटोरी के लिए। थर्ड ऑफ इंडिया टाइगर लिव आउटसाइड टाइगर रिजर्व। तो हम सोचते हैं टाइगर का रिजर्व है वो यहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, वो घूमता रहता है। सिचुएशन दैट इज डेंजरस फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। अब इससे प्रॉब्लम है, टाइगर के सामने ह्यूमन आ गया। ह्यूमन ने अगर अगर सपोज टाइगर को भी नुकसान हो सकता है, ह्यूमन को भी हो सकता है, दोनों ही लॉस लॉस सिचुएशन है। सो द आइडिया इज यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, डेंजरस है दोनों के लिए ये। तो प्रे एंड टाइगर्स कैन ओनली डिस्पर्स इफ दे आर रिकॉग्नाइज कॉरिडोर्स ऑफ लैंड बिटवीन प्रोटेक्टेड एरिया टू अलाउ अनमोलेस्टेड पैसेज। तो दैट इज वाई जो कॉरिडोर्स होने चाहिए, जैसे पन्ना पेंच नेशनल पार्क है, यहाँ भी एक टाइगर कॉरिडोर की बात बनी थी कि जो रोड्स है ना वो ऐसे एलिवेटेड पूरा क्रॉस करवा रखा है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ओके, अब हम वापस पैसेज में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज गिवन बाय द पैसेज। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ कैन नॉट बी रिजॉल्व नो मैटर वॉट एफर्ट्स वी मेक। ऐसा पैसिमिस्टिक हम बात करेंगे क्या, कभी भी नहीं करेंगे। Safe wildlife corridors between protected area is an essential aspect of conservation efforts. ये थोड़ा sensible लग रहा है। India needs to declare more protected area and set up more tiger. ये कोई solution नहीं हुआ, कितने tiger reserves बनाएंगे। The idea is corridor पे emphasis करो। India's national park and tiger reserve need to be professionally managed. अब ये तो out of context हो गया, professionally managed है, NTCA इसको देख रहा है। So the right answer here is B. B. Okay. सो दिस कंप्लीट सी सेट 32 क्लासेस में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार देख लिए। पूरे वीडियोस को एक बार बिंज वॉच करो, सारे आपका पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। अब बस ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको हम कवर करेंगे एंड दिस विल कंप्लीट अवर दिस पार्ट सी सेट क्रैश कोर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।